अस्सलाम वालेकुम मुझे कैसे हैं सब लोग, होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस बच्चे जो आपके पास फर्स्ट वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये क्रॉस हुए हुए हैं, तो ये हम नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 9.4 से स्टार्ट करते हैं। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एन अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर का मतलब है खाली अंदर से, ठीक है। इस प्लेस इन द फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, उसको कहीं रखा गया है मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास व्हाट विल बी द नेक्स्ट फ्लक्स थ्रू दी शेल। आपने बताना है शेल के अंदर से फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है। तो कंडीशन तो वो आपको दे रहा है कि हॉलो है, मतलब अंदर से खाली है। तो इसका आंसर देखते हैं हमारे पास। हमने ना मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि आपके पास वो स्टेटमेंट दे रहा है। सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन है कि आपके पास ना एक स्फेयर है, वो कहते हैं एक स्फेयर है, अंदर से वो खाली है, अंदर से वो खाली है। आप बताएं इसमें से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी? बच्चे अंदर से खाली है तो फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? फ्लक्स के लिए गॉसेस लॉ का हमने फार्मूला पढ़ा था, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके अंदर कोई चार्ज अगर फॉर एग्जांपल प्लस चार्ज होता ना, फिर हम कहते हैं कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो बाहर निकल रही थी, ठीक है, बाहर की तरफ मूव ऑन कर रही थी। अब इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर से खाली है, तो चार्ज की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर चार्ज की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है फ्लक्स भी ओवरऑल किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। इसकी जगह पुट ऑन करेंगे 0 और ये मेरे पास सारा का सारा फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो पहले आप बताएंगे गॉसेस लॉ का फार्मूला ये है और ये हॉलो है, मतलब अंदर से तो खाली है, अंदर से चार्ज है ही नहीं, तो अनचार्ज है, इसलिए चार्ज की जगह वैल्यू पुट ऑन करेंगे 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया काफ़ी दफ़ा बोर्ड में। 9.4 शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉपर वायर। क्या पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, आपने इफेक्ट बताना है ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से चेंज होगी। पहले तो आप बताएं पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप इंक्रीज करेंगे, फिर दूसरा फिर आप बताएंगे कि अगर आप लेंथ और टेम्परेचर दोनों को डिक्रीज कर दें। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ना क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले वो कहते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या आएगा वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर सबसे पहले हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल समझाई थी कि स्टार्टिंग में ये जो हमारे पास ब्लैक कलर के डॉट्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स ना रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई ऊपर जा रहा होता है, कोई नीचे, कोई लेफ्ट पे एंड सो ऑन। रैंडम मोशन होती है, कोई नेट वेलोसिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको बाहर से बैटरी दे देना तो बैटरी का जो पॉजिटिव साइड होती है, इलेक्ट्रॉन सारे उस तरफ अलाइन हो जाते हैं, मतलब बाद में कोई ना कोई वेलोसिटी उनकी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी कब? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, मतलब बैटरी दे देंगे। तो ए वाला पार्ट तो हो गया सॉल्व। अच्छा, इसको ना मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चे? आई ओवर एन ई ए होता है। आई क्या है? बेसिकली करंट है। एन क्या है? हमारे पास चार्ज कैरियर्स, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं। ई उनके ऊपर चार्ज है और ए बेसिकली उस पूरी वायर का हमारे पास एरिया है। अब करंट का हम लोगों ने एक फार्मूला लिखना है। हम लोग ओहम्स लॉ को कहाँ से कैसे पढ़ते हैं? वी इज इक्वल टू आई आर से पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ से अगर मैंने करंट का फार्मूला निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आई की जगह लिखते हैं वी बाय आर। अब पोटेंशियल के साथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बच्चे ये वाला जो फार्मूला है हमने इस चैप्टर में नहीं ड्राइव किया, ये डायरेक्टली हम जस्ट फार्मूला लिख रहे हैं। तो उस फार्मूले के साथ हम कह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आगे सेकंड उसका वो कह रहा है आपने लेंथ भी कम करनी है और टेम्परेचर भी कम करना है। अच्छा, कंडक्टर में ना हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम कर रही हूँ, मतलब उसको अगर मैं रिड्यूस कर दूंगी तो फिर अगर मेरे पास रेजिस्टेंस भी क्या होगी? रेजिस्टेंस भी कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमने तो अभी 2 मिनट पहले इससे सिंपल कह लें शॉर्ट क्वेश्चन में हमने ये बात की थी कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमने कहा था हमारे पास जो है उनकी एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, कुलियंस बढ़ जाती है, कुलियंस बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन अगर टेम्परेचर मैं कम कर दूंगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इन्वर्स है, मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी? कम होगी। अब देखिए रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? हाई हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये तो मुझे पता चल गया। और दूसरा लेंथ में, लेंथ के कंपैरेटिवली ना मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, ये भी हमने टॉपिक देखा था कि लेंथ का रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट क्या आता है। जो लेंथ क्या है, अगर मतलब फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जितनी लंबी पाइप की वायर की लेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जितने एटम्स होंगे वो उनसे कोलाइड करेगा, तो कुलियंस उतनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। अगर मैं इस वायर की लेंथ ही कम कर दूं तो बच्चे कुलियंस कम होंगे, रेजिस्टेंस कम होगी ना। तो इसका मतलब है लेंथ हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लेंथ भी कम कर दो तो हमारे पास क्या होगी? रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर और लेंथ कम करने से हमारे पास क्या हो रही है? रेजिस्टेंस कम हो रही है। और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास बढ़ रही है। तो हम लोग
उसको इन्वर्सली बता रहे हैं कि अगर टेम्परेचर और लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इन्वर्स रिलेशन के साथ उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं 9.6 है, व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीज, कि अगर करंट को हम ज़्यादा कर दें तो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज क्यों हो जाता है। अच्छा, उसके लिए ना हम लोगों ने ये जनरल फार्मूला पढ़ा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस IR। अच्छा, अगर मैं करंट बढ़ा दूँ तो ये ओवरऑल फैक्टर बढ़ नहीं जाएगा, इसमें से ज़्यादा वैल्यू को मैं माइनस करूँ तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम हो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ेगी, इसमें से इसको बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, ये कम होगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस सारे में पहले वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चन क्रॉस थे, वो हमने नहीं करने थे, रिमेनिंग 3 करेंगे। आगे आ जाए हमारे पास कह लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है 9.1, आपने डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, उसके बाद आपने रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान। ये टॉपिक मैंने आपको इसका आंसर हाईलाइट करवाया था। अगेन इसको देख लेते हैं बच्चे, ये मेरे पास आ जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करेंगे, 200 पेज के ऊपर है, तो यहाँ से ये अगेन उसकी डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हमने ये देखी थी, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस में, इट इज वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। फिर इसका ये फार्मूला लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे। उसके बाद ये वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये सारा टॉपिक इसका आंसर में चलेगा, ठीक है। ये आपको मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, तो ये वहाँ से रेफर कर सकते हैं, तो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। 9.2 है, कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन दी किर्चॉफ रूल्स। किर्चॉफ रूल्स के हमने 2 रूल्स पढ़े थे, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, वो दोनों इसके आंसर में आ जाएंगे। अगर मैं एक्जैक्टली आंसर भी आपको दिखाऊं तो ये हमने किर्चॉफ रूल्स पढ़े थे, कम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए पढ़ते हैं बच्चे। आपके पास एक्सरसाइज में दोनों पूछे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास फर्स्ट रूल होता है ना बच्चे, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसकी स्टेटमेंट पूछी जाती है, फार्मूला पूछा जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में ना ये सेकंड रूल पूछा जाता है, लेकिन एक्सरसाइज में दोनों का पूछा हुआ है, और दोनों में से MCQ लाजमी आ जाता है कि फर्स्ट रूल किस कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड है, सेकंड किसके ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट लॉ के दूसरे नेम्स के एंड सो ऑन। तो ये MCQs में भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला जो है वो शॉर्ट के लिहाज से है, सेकंड वाला जो है बच्चे वो लॉन्ग में है। आपकी बुक में एक्सरसाइज में दोनों एक साथ पूछे हुए हैं। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा ये बोर्ड में आया हुआ है, तकरीबन हर दफ़ा आता है, मॉर्निंग या इवनिंग में आ जाता है। ये पहले सेकेंड ईयर का चैप्टर था उसमें था, अब ये इसमें आ गया है, ठीक है। तो इसमें व्हीटस्टोन वाला टॉपिक आ जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास पेज नंबर 216 के ऊपर है, ये इसकी डायग्राम है। अगेन मुझे 4 नंबर का सारा ये काम होता है और 1 नंबर की डायग्राम होती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये हमारे पास। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, हाउ इट कैन बी यूज एज ऑन ऑफ स्विच फॉर लाइटनिंग। LDR भी हम लोगों ने इस टॉपिक का कह लेंगे चैप्टर का टॉपिक था। LDR मतलब उसको पहले हमने डिफाइन किया था, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, फिर उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, ठीक है, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था, फिर उसकी हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी कि हम इसको लाइट सेंसर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो बेसिकली सारा इसके अंदर आ जाएगा। ऑन ऑफ स्विच में मतलब हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हमने कहा था फोटो रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब दिन के टाइम हमारे पास ये रजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होगी, तो हमारे पास वहाँ पे ये ऑन होगा, लाइट्स ऑन हो जाती है, और रात के टाइम रेजिस्टेंस हाई होती है। तो ये सारा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है LDR में, ठीक है। अगला हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। तो ये भी मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में आता है, ठीक है। या ये व्हीटस्टोन ब्रिज पूछ लेते हैं या फिर ये पोटेंशियोमीटर पूछ लेते हैं। पोटेंशियोमीटर का हम लोग देख लें तो हमारे पास ये आ जाता है, ये मैंने आपको टॉपिक करवाया था, ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इसके कह लें कि यूजेस क्या है। पोटेंशियल डिवाइडर होता है, अननोन EMF को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंपैरिजन। फिर इसमें मैंने आपको इसका पहले इंट्रोडक्शन बोला था कि यहाँ से यहाँ कर लीजिएगा पहले, सबसे पहले कि ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को और कंपेयर करने के लिए, मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन बताई थी। फिर आगे ये जो 3 मैंने एप्लीकेशन है इसको एक्सप्लेन किया था। ये आप लॉन्ग क्वेश्चन को रेफर कर लीजिएगा बच्चे, इसमें डिटेल में हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अदरवाइज समटाइम ना इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, राइट ऑन द यूजेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो उसमें आपने ये 3 यूजेस लिखने होते हैं। इसका एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, टू फाइंड द अननोन EMF और टू कंपेयर द EMF। तो ये 3 जो है ना ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस देखे, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस देखे। इसमें से मज़ीद कुछ पूछना हो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ या समझ ना आया।
ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चे।